अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुफाहमत या मुज़ाहमत, मुज़ाकरात या तसादुम, खिदमत की सियासत या फिर वोट को इज्जत दो। शहबाज है तो मरियम नहीं है, मरियम है तो शहबाज शरीफ नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ में जैसे ही दो बयानियों से नज़र हटने लगती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे तफरीक एक बार फिर से वाज़ेह होने लगती है। सिर्फ कारकुन ही नहीं बल्कि पार्टी के कई रहनुमा भी आप कन्फ्यूजन में हैं कि किस बयानिए को माना जाए और किसको ना माना जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद के जलसे में मरियम नवाज़ ने क़यादत की और वहाँ उनकी मौजूदगी में रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। जलसे में शहबाज शरीफ तो मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें पार्टी सदर की हैसियत से ये बयान देना पड़ा कि उनका या उनकी पार्टी का फैसलाबाद में जो नारे लगाए गए रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब पार्टी रहनुमाओं, जिनमें मरियम भी शामिल थीं, इनसे पार्टी को अलग करने का तासुर किस हद तक दुरुस्त है, या ये दो बयानियों की जंग क्या पार्टी पॉलिसी है कि एक सब कुछ बोल दे और दूसरा फिर इस पर मरहम लगाकर मुफाहमत करे। ये भी एक हकीकत है कि शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर आधी अधूरी PDM को मुतहरिक किया और इसके प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ रोड कारवान, एहतजाज और लॉन्ग मार्च का इंदिया दिया गया। लेकिन अगर PDM तहरीक के पहले फेज़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो यही नारे मरियम नवाज़ पूरे शौक से और ज़ोर से लगवाया करती थी, जिनके खिलाफ आज शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नून लीग में बयानिए की जंग ख़त्म नहीं हो सकी है? अगर नून लीग में दो बयानिए हैं तो फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब और विफाक में तहरीक अदम एतमाद लाने की जो पेशकश की है, इसका क्या बनेगा? क्योंकि मरियम नवाज़ कभी भी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने के हक़ में कभी नहीं रही। अगर ऐसा है तो फिर PDM का क्या बनेगा और नून लीग की पंजाब में जो साख है ये किस हद तक मुतासिर होगी? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन करें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान मरियम नवाज़ शरीफ, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तो बिल्कुल लाताल्लुकी कर दी जो नारे लगे फैसलाबाद के जलसे में। कुछ पता चला पार्टी को कि कौन लोग थे, किसने नारे लगवाए, जिससे साख मुतासिर हो रही है आप लोगों की पार्टी की एक बार फिर से? पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने जाहिर है जैसे जब फ़ोन आता है आपके प्रोड्यूसर वगैरह का कि जी किस सिलसिले में कौन सा टॉपिक है, तो उन्होंने कहा क्रिकेट पर बात होगी। तो जाहिर है माहौल भी था क्रिकेट का और मैंने तो बड़ी तैयारी करके रखी थी, बड़े स्टैटिस्टिक्स वगैरह लेके बैठा था मुबारकबाद भी दे देते क्रिकेट का। लेकिन आपका जो बयानिया है, ओपनिंग है, उसमें तो क्रिकेट का कहीं ऐसे लग रहा है कि क्रिकेट मैच ही नहीं हुआ पाकिस्तान और इंडिया में। वो मेरा अलग टॉपिक है जनाब, तो आपको पता है मेरा प्रोग्राम सेगमेंट्स में होता है, तो मैंने एक स्पेशल सेगमेंट रखा हुआ है क्रिकेट का। नहीं तो आपका अलग टॉपिक पता नहीं किसके साथ है। हम भी क्रिकेट समझते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आम एक शख्स से भी बात करनी चाहिए आपको क्रिकेट के हवाले से। चले ठीक है, जो भी है। मैं तो पहले तो वो क्लैरिफाई कर रहा था। दूसरी बात यह है कि जहां तक मुझे पता है, मैं तो फैसलाबाद में था नहीं, इदारों के खिलाफ नहीं लगे। देखिए ना, जब आप कहते हैं ना इदारे, तो उसमें एक चीज़ की, इसमें ना शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ मैं, ना मरियम नवाज़ की बात कर रहा हूँ मैं, एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि इदारे को और इंडिविजुअल को सेपरेट करना। क्योंकि जब आप कहते हैं ना इदारे के खिलाफ नारे लगे, इदारे के खिलाफ क्योंकि उनसे सवाल ऐसा पूछा गया था शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने जवाब उस तरह से दिया था। बट इदारे, अगर आप मरियम नवाज की भी स्पीच सुनेंगी, मुझे तो नहीं पता वो नारे कोई लगे थे या नहीं लगे थे। ये जब शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा गया तो उस हवाले से तो वो नारे बिल्कुल लगे थे, लेकिन यही मैं पूछ रही हूँ कि क्या कोई आपकी पार्टी के खिलाफ साजिश है कि कोई जलसे में ऐसे लोगों को किसी की तरफ से भेजा गया हो आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो तरदीद करना पड़ी शहबाज शरीफ को? नहीं, अच्छा, मैं वो क्लैरिफाई कर रहा था। पहले तो नारे इदारे के खिलाफ नहीं लगे थे। पता नहीं आपको अगर ऐसा आपने सुना है कि इदारे के खिलाफ लगे थे, तो दैट इज अ सेपरेट रीजन। आई वॉन्ट चैलेंज यू, बट आई नो कि इदारे के खिलाफ नहीं लगे थे, इंडिविजुअल के खिलाफ लगे थे, विच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। दूसरी बात यह है कि, और वो शहबाज शरीफ साहब की बात सही है कि जी इदारे के खिलाफ नारे नहीं लगने चाहिए, और मरियम नवाज ने भी कभी इदारे के खिलाफ नारे नहीं लगवाए हैं। कब लगवाए हैं मरियम नवाज ने या नवाज शरीफ ने इदारे के खिलाफ? कभी भी नहीं नारे लगवाए। और क्यों लगवाएंगे? एक इदारा है, गुजरांवाला की तकरीर आज भी हम गुजरांवाला नहीं, गुजरात में क्या हुआ? प्लीज, वही मैं कह रहा हूँ शाजिया, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें। जब आप इदारे की बात करते हैं तो इदारे में 6-7 लाख लोग काम करते हैं
और जाहिर सी बात है उसमें वो जवान भी हैं, यंग ऑफिसर्स भी हैं जो अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, और हम जाहिर सी बात है उनकी कुर्बानी को बहुत जाहिर हमारे लिए तो वो बहुत हीरोज हैं, और आज की बात नहीं, हमेशा से हीरोज हैं, और उसमें सीनियर ऑफिसर्स हों, जूनियर ऑफिसर्स किसी इदारे के किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी अगर नारे लगेंगे तो नीचे का जो जवान है जाहिर है वो डिमोरलाइज तो होता है ना। नहीं, इसमें देखें ना, वो एक अलग डिबेट में अब हम चले जाएंगे कि जी अगर किसी इंडिविजुअल की बात की जाए, अब अगर आप उस हिसाब से देख लें शाजिया, अगर हम तो नहीं है ना इस इन्वॉल्व, ISPR के 6 अक्टूबर के जो उनका बयान आया था पोस्टिंग ट्रांसफर का, उसमें PMLN का तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना मरियम नवाज का, ना नवाज शरीफ का, ना शहबाज शरीफ का। अभी जो क्राइसिस हुआ पिछले 19 दिन से जो है वो कौन सी पोस्टिंग और ट्रांसफर पर हुआ है? एक ही पोस्टिंग और ट्रांसफर पर हुआ है ना, एक ही शख्स के उस पर हुआ है ना, तो हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं था। आपने पूरी कौम ने सबके सामने देख लिया ना, वो क्यों रुका? तो वो जब आप हमें ऐसा टीवी पर बैठ के सवाल पूछते हैं एज इफ कि ये हम कोई किसी कोर कमांडर बहावलपुर की बात कर रहे हैं या हम डिवीजन कमांडर किसी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं, और इसमें किसी की तनकीद की बात नहीं है। जब आप कहते हैं आइन की हुक्मरानी, तो आइन की हुक्मरानी में बड़ा क्लियर कट है। अभी गवर्नर स्टेट बैंक ने एक बयान दिया लंदन में बैठ के, तो वो गवर्नर का था ही नहीं, उनके उसमें आता ही नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक इज नॉट पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक टीम, वो एक सेपरेट इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, और उसको गवर्नर स्टेट बैंक पब्लिक स्पीचेस नहीं देता। अब आप हम कहेंगे जी वो क्रिटिसाइज करें, आप कहेंगे स्टेट बैंक के पीछे पड़ गए, ये उनके नोट जो छापते हैं उनके पीछे पड़ गए। प्लीज इसको डिबेट को उसी हद तक रखा करें जिस हद तक होना चाहिए। पीडीएम का मोटिव क्या है? पीडीएम लॉन्ग मार्च करना चाहती है, पीडीएम इस हुकूमत को घर भेजना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुबैर साहब ये कह रही है कि आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, विफाक में भी लेकर आएँ, पंजाब में भी लेकर आएँ, लेकिन हमें पता है मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि हम इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, ये लोग अपने भार से गिरेंगे। तो क्या पीपल्स अब पीडीएम ने जो मूवमेंट चलानी है, मकसद क्या है आप लोगों का? लोगों को सिर्फ मोबिलाइज करना, सड़कों पर लेकर आना? पता नहीं लोग सड़कों पर निकलते भी हैं, नहीं निकलते। अब आप निकले ना तो और भी लोग निकलेंगे। जब आप को फर्क नहीं पड़ा महंगाई का, तो जाहिर है लोग तो आपको ऐसा मॉडल देखते हैं कि जी ये महंगाई है ही नहीं, इनको तो आप आराम से बैठी हुई हैं, ये घर में बैठी हुई हैं। तो जाहिर है एक एहतजाज का एक तरीका होता है, पूरे यूरोप में होता है, हर जगह होता है, मिलियन मार्चेस भी होती हैं जब मईशत हिट करती है आम लोगों को। दूसरी बात यह है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन हाउस चेंज और हुकूमत के गिरने का। बिल्कुल। हम अगर हुकूमत को डिसॉल्व करते हैं असेंबलीज, इमरान खान साहब उस प्रेशर में आके, पीडीएम के प्रेशर में आके, या अवाम की जो नाराजगी है उसको महसूस करते हुए वो समझते हैं कि ये गवर्न करना उनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। कोई आज की बात तो नहीं है, वो तो 3.25 साल से ये कह रहे हैं अभी हम महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे, अभी हम कंट्रोल कर लेंगे, शुगर कार्टल्स हैं, माफियाज हैं और गंदम के माफियाज हैं, ये तो हम सुनते आ रहे हैं ना। लेकिन द रियलिटी आफ्टर 3.5 years ऑलमोस्ट इज के वो नहीं कर सकें कंट्रोल। और आज जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो महंगाई भी रिकॉर्ड हाई है, बेरोजगारी भी रिकॉर्ड हाई है, और गुर्बत भी रिकॉर्ड हाई है। तो जब ये आप कंट्रोल ना कर सके हों, और अगर आप ये महसूस भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ गवर्नेंस के भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ स्कैम्स भी आ रहे हैं, उसके साथ फॉरेन पॉलिसी के भी इश्यूज आ रहे हैं। ऑपोजिशन के पास इसका हल क्या है? सिर्फ लोगों को सड़कों पे निकालना, तो लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा जुबैर साहब? एक तो ये आप लोग पता नहीं कौन सी, एक तो आप लोग कौन सी सियासत की बात करते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, ब्रसल्स हो, लंदन हो, पेरिस हो, हर जगह लोग निकलते हैं। ये दिस इज द राइट। अब पीडीएम की जब से मूवमेंट शुरू हुई है, या उससे पहले 2019 में जब मरियम नवाज निकल रही थी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जा रही थी, मुझे आप एक वाकया बताते हैं कि जिसमें हमने कोई तोड़ फोड़, कोई गमला तोड़ा हो।
हम कोई पीटीआई नहीं है, हम कोई इमरान खान नहीं है कि हमले करेंगे स्टेट इंस्टीट्यूशन पर, अंदर घुस जाएंगे और फिर वो टेलीफोन प्रेसिडेंट के साथ, जो आज के प्रेसिडेंट है उनके साथ पकड़ा जाए और वो कहें बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की वो गेट उखाड़ने के लिए पहुंचे और शलवारें लटका दे, तस्दीक करें सुप्रीम कोर्ट की, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दें। अगर पीपल्स पार्टी इतनी पुरएतमाद है तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए, तो इन हाउस चेंज को नून लीग सपोर्ट करेगी या करना चाहती है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। इसलिए नहीं करना चाहती है कि एक तो पीपल्स पार्टी को हमने कहा है कि आप अपने नंबर बताएं। अब उनके नंबर है पंजाब में फॉर एग्जांपल 7, वो कहते हैं 7 के 21 भी हो सकते हैं। मतलब कैसे हो सकते हैं? कोई आसान काम है। यहां सिर्फ अगर नंबर्स का मामला होता तो फिर सेनेट चेयरमैन चेंज हो चुका होता ना। 64 मेंबर थे ऑपोजिशन के और 50 निकले उसमें से जब गिनती निकली। तो ये कोई आसान काम नहीं होता। यहां सिर्फ आप उन कुव्वतों से नहीं लड़ रहे होते जो कि पार्लियामेंट के अंदर होती हैं या असेंबली के अंदर होती हैं, उनसे भी होता है आपका मुकाबला जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इट्स नॉट दैट सिंपल एंड ईजी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेकिन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कौन होगा नया वज़ीर आला बलूचिस्तान जिसे असम्बली अरकान को कोई शिकायत नहीं होगी, वो सूबे की गवर्नेंस भी अच्छे तरीके से चलाएगा, ब्यूरोक्रेसी को इज्जत भी देगा और अपनी वजारत आला की सीट भी बचाए रखेगा। जाम कमाल तो अपनी कुर्सी बचाने में कोई कमाल नहीं दिखा सके और बलूचिस्तान असम्बली की माजी की रवायत भी बरकरार रही और तहरीक अदम एतमाद आने से पहले ही वज़ीर आला ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ तारीख़ ने ख़ुद को दोहराया और ख़ूब दोहराया, बल्कि बलूचिस्तान असम्बली में बार बार तारीख़ अपने आप को दोहराती आ रही है। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद की फ़ज़ा पैदा हो गई थी तो उसमें जाम कमाल और अब्दुल कद्दूस बजिंजो जो थे ये फ्रंट फुट पर थे और उसी के नतीजे में बाप पार्टी वजूद में आई थी। अब साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल का बोरिया बिस्तर गोल हुआ है तो उनकी जगह पर अब्दुल कद्दूस बजिंजो के आने का इम्कान है। नाज़रीन, तारीख़ गवाह है कि बलूचिस्तान में कम ही हुकूमतें अपना वक्त पूरा कर पाती हैं और दिलचस्प बात तो ये है कि बलूचिस्तान में हुकूमत करने वाली पार्टी के अपने लोग ही बगावत पर उतरते हैं और हुकूमत गिरा देते हैं और फिर उन्हें बागियों में से बागी पैदा होकर अपने ऊपर वाले को हटाते हैं। कभी भी बलूचिस्तान हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन पर तहरीक चलाने की नौबत नहीं आई और अगर अपोजिशन ने बलूचिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मार्का लड़ने की जुर्रत की तो इसमें भी हुकूमती पार्टी के अरकान ने ही ईंधन का काम किया। ये बलूचिस्तान की सियासत का आखिर खासा क्यों है? कल के दोस्त आज अचानक दुश्मन कैसे हो जाते हैं? ये इक़्तिदार का नशा है या सियासी मैच्योरिटी की कमी है? अब बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद की वजह से मिलने वाली कामयाबी के नतीजे में पंजाब और वफाक की हुकूमत को गिराने की बातें भी हो रही हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ये कह चुकी हैं कि नून लीग नंबर गेम पूरी करने में अगर मदद करे तो पंजाब हुकूमत गिराकर नून लीग और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन सकती है। जबकि नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह पहले ही पीपल्स पार्टी को ये ऑफ़र दे चुके हैं कि अगर वो नंबर गेम पूरी कर सकते हैं तो हम तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं। अभी अपोजिशन की सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ की सियासत पर जो है ना वो पूरा उतरने का इंदिया ही दे रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी MQM ने हुकूमती पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार किया है। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहते हैं कि महंगाई के मामले पर हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आती, हमारी जमात परेशान है, कुछ रोज़ में अगला लाहे अमल हम देंगे। अब क्या होगा MQM का अगला लाहे अमल और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद और हुकूमती पॉलिसियों पर अदम एतमाद की जो सियासत है ये क्या कोई पाकिस्तानी सियासत में कोई नया मोड़ लाने का सबब बन सकती है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करेंगे नाराज़ रुकने बलूचिस्तान असम्बली असद बलोच साहब हैं और जाम कमाल ग्रुप के रहनुमा ज़िया लांगू साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। असद बलोच साहब, आपसे पहले बात करती हूँ। आप लोग तो अपने मकसद में कामयाब हो गए, जाम कमाल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, अगला वज़ीर आला होगा कौन? अगला वज़ीर आला के लिए रात को हमारी मीटिंग हुई, काफ़ी देर तक मुत्तफ़िका राय पे, जिसमें 41 हमारे मेंबरों ने मुत्तफ़िका तौर पे कद्दूस बेज़ंजो को नया वज़ीर आला के लिए नामज़द किया।
लेकिन क्या वज़ीर आला के बदलने से आप समझते हैं कि सूबे के हालात बदलेंगे? वो भी बाप पार्टी से ज़ाहिर हैं बजिंजो साहब, तो जिन एहसास से महरूमियों की बात हो रही थी या अवाम के हुकूक की बात हो रही थी या जो आप लोगों के मसाइल थे, क्या वो सिर्फ वज़ीर आला के बदलने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, हमारे कोई ज़ाती अगराज और मकासद नहीं है कि हम चेहरों को बदलें और किसी को कुर्सी पे आके बिठाएं। हमारा मकसद बलूचिस्तान के मफलूकुल हाल गरीब इस्तिसार ज़दा इस सूबे के लिए खिदमत करना है। तो इस हवाले से बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो जाम में वो कमियां मौजूद थी। जाम तो का एक रवैया, एक पॉलिटिकल जो शख्सियत होती है वो रवैया उनमें नहीं था। तो उसकी पॉलिटिकल तरबियत कहाँ हुई थी? उनके जहन में यही था कि ये पार्टी नए नए से बन गया है और इसको लेकिन ये वही जाम कमाल साहब थे ना जिन्होंने अब जिनको बजिंजो साहब को आप लाना चाह रहे हैं, इन्होंने मिलकर सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ भी तहरीक में जो है ना वो अब आगे थे, तो आज एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तो ये क्या कोई इसको सियासी आप समझते हैं कि ये सियासी तब्दीली है या ज़ातियात पर मबनी एक लड़ाई थी? नहीं, यहाँ ज़ातियात के मसला नहीं है, जो कोई कबायली तो झगड़ा नहीं है, कोई ज़मीनों का यहाँ झगड़ा नहीं है। बलूचिस्तान के लिए 1000 अरब का जब बजट बनता है तो इस बजट को लोगों के दहली तक पहुँचाने के लिए प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है। उस मनसूबाबंदी के हवाले से अवाम की जो एहसास महरूमी है उसको ख़त्म करना है। तो बलूचिस्तान के 1-2 डिस्ट्रिक्ट को अगर आप फोकस करेंगे कि मैंने बड़ी पैमाने पे काम किया है, जाम साहब ने अपने हल्के में 20 से 22 अरब लेके गए सूबाई बजट से और वफाक से उन्होंने काफ़ी बजट लेके गए, तो कहाँ का इंसाफ है? तो एक वजीर आला होती है जिसकी एक वोट होते हैं, असम्बली का मेंबर है, हम भी असम्बली के मेंबर हैं, उसके कोलेशन पार्टनर थे। तो यकसानियत होनी चाहिए, रवैयों में बेहतरी होनी चाहिए। तो हम समझते हैं एजुकेशन प्लानिंग अगर आपका है तो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, वो तो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में ऐसी आप प्लानिंग करें कि उसके दूरस नताज ही निकले। सही, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं। लांगू साहब भी साथ हैं, जाम साहब को तब्दील करने की। सही, तो मेरे भतीजे को आपने बिठाया, मेरे साथ बिठाया। ज़िया लांगू साहब भी मेरे साथ हैं, तो ज़ाहिर उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा इस पर। लांगू साहब, क्यों इतना मायूस किया जाम कमाल साहब ने कि अपनी पार्टी के लोग नाराज हो गए और उन्होंने इस तरह बगावत कर दी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जिस तरह मीर साहब ने फरमाया, आपने मेरे चाचा के सामने मुझे बिठाया है और चाचा के साथ अभी अच्छा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। देखें, ये हुकूमत जब चल रही थी, हम सारे अलाइज सारे दोस्त इकट्ठे थे, तो कुछ दोस्तों के इख्तिलाफात हो गए, जिसमें मीर असदुल्लाह बलोच साहब की पार्टी भी थी, हमारे लोगों की, हमारे दोस्तों के भी दोस्त भी थे। तो ये लोग अलग गए, एक ग्रुप के साथ में बनाकर हुकूमत की जाम साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया, जो वो कामयाब भी हो गए। तो अभी हम बारीकी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस 3 सालों में बलूचिस्तान में अरबों रुपए लगाए, जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान को, लेकिन वो अरबों रुपए कहाँ लगे, यही तो बलोच साहब भी बात कर रहे हैं कि पैसा लगता हुआ कहीं नजर नहीं आया। इतने फंड्स मिले, इतने पैसे मिले, लेकिन लगे कहाँ पर पैसे? आप बलूचिस्तान में जब आएंगे, बलूचिस्तान में फिरेंगे, घूमेंगे, तो आपको नजर आ जाएगा कि पैसे कहाँ लगे हैं। लेकिन जो लोग नाराज हैं उनको ही दिखा देते आप लोग, उनको भी नजर आ रहे हैं। बड़ी दूर बैठे हैं, पैसे तो नजर उनको भी मिले हैं। मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है, मुझे जाम साहब के अपने हल्के से कम पैसे लगे हैं, लेकिन तारीख में हमारे हल्कों में करोड़ों से ज्यादा पैसा नहीं लगा है। अभी इस मरतबा अरबों रुपए लग रहे हैं हमारे हल्कों में, तो इसमें कोई शक नहीं। अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो ये तब्दीली फिर किन बुनियादों पर हुई है? क्यों बाप पार्टी के अपने ही लोग बगावत पर उतर आए? फिर वजह क्या थी असल में? अगर सब कुछ लग रहा था, पैसा भी लग रहा था, कोई मसाइल भी नहीं थे, अच्छी गवर्नेंस भी चल रही थी, तो फिर ये तब्दीली की नौबत क्यों आई? देखिए, कुछ दोस्तों के अपने मसले। अभी असद बलोच साहब बैठे हैं, उनको पता है, ज़हूर कुलैदी साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके हल्के में बहुत ज्यादा पैसा लगा है, वो भी नाराज थे। असद बलोच साहब के कुछ जीनियन इश्यूज थे, उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट में मसले थे, उसके बारे में उनके खदशात थे, वो दुरुस्त थे। बाकी ऐसे मसले थे। सबका मसला ये नहीं था कि हमारे हल्कों में पैसा नहीं लग रहा है।
तो बाकियों के मसाइल फिर क्या थे? कोई कहता है कि मुझे टाइम कम मिलता था सीएम हाउस में मिलने में, कोई कहता है कि मैं इसी किस्म के मुख्तलिफ। बलोच साहब, क्या सिर्फ टाइम ना मिलने की वजह से बहुत से लोगों ने जो है ना वो बगावत की है कि टाइम नहीं देते थे कमाल साहब? नहीं, जाम साहब का एक सबसे बड़ा अलमिया यह था कि वो हर चीज अपने पास रखने की कोशिश करता है। ये जब गवर्नमेंट आप बनाते हैं तो ये एक टीम की सूरत पे चलता है, सलाह मशवरा के साथ ही चलते हैं। बलूचिस्तान इतनी पसमानदा है और इसकी सैकड़ों साल की पसमानदगी एक अच्छे टीम के साथ तब आप कोई चीज डिलीवर कर सकते हैं। आप देखें ना, जाम साहब का इतना लालच था कि सीएम का मनसब एक तो खुद बड़ा मनसब है, उसके काम सुबह दिन तक 8-10 घंटे काम अगर करें फिर भी उसके लिए ये कम पड़ते हैं। उन्होंने पीएनडी भी अपने पास रखा जो बड़ा महकम है, फिर हेल्थ भी अपने पास रखा, उन्होंने माइंस भी अपने पास रखा, फॉरेस्ट भी अपने पास रखा। तो इसको मैं किस चीज का नाम दे दूं? भरोसा नहीं था उसको किसी पे, या वो टीम के तौर पे काम करना नहीं चाहता, या अपने को अक्ल कुल समझता था। वो तो प्लानिंग कर रहा था कि आने वाले नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे तो 2028 तक मैं अगले दफा भी वजीर आला बनूं। उसके लिए तो ख्वाहिशात तो हो सकते हैं, ख्वाब हो सकती है, एक इसमें कोई कैदोबंद नहीं है। लेकिन जहां तक वो पॉलिसी था, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, अपने को सिर्फ अपनी तारीफ करना कि मैंने बहुत बड़ी तब्दील है। फर्स्ट दफा था कि बलूचिस्तान में एक वजीर आला को इतनी बड़ी सपोर्ट मिली थी। तो जिनको आप नए वजीर आला के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, क्या वो इन तमाम चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखते हैं? वो निपट सकेंगे इन तमाम चैलेंजेस से जिनसे जाम कमाल साहब नहीं निपट पाए? मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि 18 महीने में बलूचिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि इस 18 महीने में हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे। लेकिन हम बैठ के जो मुख्तलिफ महकमों में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो कुछ जानते हैं, उनकी हम मदद लेंगे। आने वाले वक्त में एक बेहतरी होगी। अब देखें, बलूचिस्तान में 35 लाख लोग हमारे मकुरान से लेके जो ईरान बॉर्डर पे तेल का कारोबार कर रहे थे वो तो बंद हुआ। सही। जब इमरान खान साहब यहाँ आए थे, मैंने जब मीटिंग थी उस मीटिंग में मैंने कहा था, तहरीरी भी लिख के दिया था कि आप अल्टरनेट इसकी नेबल बदल आप कुछ चीज पैदा करें तब बॉर्डर को बंद करें। अच्छा, लांगू साहब ये बताइएगा कि जो जाम कमाल साहब ने इमरान खान साहब से भी गिला किया कि आपके अपने काबीना के जो लोग हैं आप उनको देखें, वो मामला ज्यादा खराब कर रहे हैं, आपके अंदर ही लोग बैठे हुए हैं, तो किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे? कौन लोग हैं जो मामलात को खराब कर रहे हैं काबीना के अंदर बैठे? देखें, जाम साहब का ट्वीट करने का मकसद ये था कि यहाँ जो तब्दीली आ रही थी गवर्नमेंट के हवाले से, तो तहरीक इंसाफ के फैसले जो है यहाँ की जो सूबाई क़यादत है, मकामी क़यादत, उसके हाथ में नहीं थे और वो ये फैसले नहीं कर रहे थे। तो वहाँ से कुछ लोग इसमें कुछ सेनेटर, कुछ पीटीआई के MNA जो थे वो इसकी इधर डायरेक्ट इस चीज को डील कर रहे थे। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि मतलब कि वो सपोर्ट कर रहे थे ऑपोजिट लोगों को? कुछ थे, बिल्कुल कुछ थे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को उन लोगों के बारे में बता दिया गया है कि कौन लोग थे जिनकी वजह से मामला ज्यादा खराब हुए हैं? वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें हमें मुदाखलत की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असद बलोच हमारे साथ थे और माल ग्रुप के रहनुमा ज़िया लांगू मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तीफ़ा बहरहाल दे दिया, बड़ी उम्मीदें थी उनको कि उनके जो नाराज़ लोग हैं वो मान जाएंगे, बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। विफाक से उनको बड़े गिले हैं, बड़े शिकवे हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि अपने अंदर के बैठे लोगों को देखें जो आपका सिस्टम ख़राब कर रहे हैं और मज़ीद आगे भी ख़राब करेंगे।
क्या एक इत्तेहादी होने के नाते, ज़ाहिर है आप लोग इत्तेहादी हैं बलूचिस्तान में उनके, ये पीटीआई की नाकामी नहीं है कि आप लोग बचा ही नहीं सके उन्हें? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो शाज़िया बीबी आपको और 92 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान की जीत मुबारक हो। सबको मुबारक। अल्लाह ने बड़ा करम किया, बड़े अरसे बाद पाकिस्तानियों के दिल ठंडे हुए। बल्कि मैं तो उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप बहुत से लोग जो मुझे सुन उनको नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, कि जितने वर्ल्ड कप मैंने देखे हर वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान के नसीब में जीत नसीब ना हुई हिंदुस्तान से, बावजूद बड़ी बड़ी मजबूत टीमें होने के। यानी एक ज़माने में खान साहब भी कप्तान थे, हालांकि वर्ल्ड कप जीते लेकिन उस वर्ल्ड कप में भी हम हारे थे। फिर 96 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, वसीम अकरम भाई की कप्तानी में जो था, जिसमें हम हारे थे, और बेंगलोर का था शायद, और वो पूरा पाकिस्तान उसने रोया था। लेकिन कल जिस तरह पूरा पाकिस्तान जो है खुश था, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन हमसे ज़्यादा जो मकबूजा कश्मीर में खुशियाँ मनाई गई हैं वो एक जन्नाटेदार थप्पड़ है नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के चेहरे पे, उनके भयानक स्याह चेहरे पे, कि तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर लोग तुमसे इतने नाखुश हैं कि वो अब इस तरह से वो कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ, हम अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार हैं। अब अल्लाह करे आगे भी हमें जीत हो, और सिर्फ क्रिकेट में भी नहीं, और असल मैदानों में, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, हेल्थ, एक्सपोर्ट, और दुनिया में हम हिंदुस्तान को नाको चंद जो है वो चबवाएं इंशाल्लाह। अब बलूचिस्तान की आपने बात की है, देखें बाप जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारी एलाई है, हमारे साथ मरकज़ में तगड़ी खड़ी हुई है, और हर तरह के हालात में उनकी तरफ से कोई हमें गिला नहीं सुनने में आया। मुश्किलात से दो चार है क्योंकि हुकूमत, क्योंकि मुख्तलिफ मसाइल है ना, महंगाई है, ये इशू वो इशू, अल्लाह के करम से हम उससे निकल भी जाते हैं अल्लाह के करम से। अब जो आपने वज़ीर आला जाम साहब की बात की, एक्स वज़ीर आला की, उनकी बात में मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि जाने वाला जो होता है वो इधर ही है, सियासत में है। उनके वालिद साहब का, बाप दादा का बड़ा किरदार है, वो आइंदा भी अपना सियासी किरदार अदा करते रहेंगे। कोई शिकायतें पहुंची थी, वज़ीर आला के ओहदे से अभी वो चले गए हैं, प्राइम मिनिस्टर तक ज़ाहिर है मसाइल तो पहुंचे, चेयरमैन सेनेट भी गए सारे मामलात को हल करने के लिए, लेकिन बात नहीं बन सकी। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने ताई कोशिशें की, बात नहीं बन सकी। मसाइल रियलिटी में थे क्या बेसिकली? जी मैं उस पर अर्ज करता हूँ। देखें, जाम साहब की जाने के बाद मैं उनके बारे में कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन रही वज़ीर आज़म साहब के साथ, और हमें तो, मुझे कम अज़ कम एज अ पार्लिमानी उमूर के कभी भी एक लम्हा महसूस नहीं हुआ कि महमूद खान साहब और या बुज़दार साहब हमारे अपने वज़ीर आला हैं और ये हमारे अपनी जमात के नहीं एलाए हैं। हमने उसी तरह उनको सपोर्ट करने की भी कोशिश की, जो स्कीम इधर लाते थे उधर भी देने की कोशिश करते थे। कुछ उनके अगर गिले हैं भी, वो मैं मीडिया में नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारी एलाई है, लेकिन वहाँ बड़ी पार्टी वो हैं, हम उनके साथ वहाँ पर हम एलाई हैं बलूचिस्तान में। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, ये फ़ैसला उन्होंने करना है, वो जो फ़ैसला करेंगे हम उसमें अपनी राय उनको ऑन अपना क्लोज डोर देंगे, लेकिन पब्लिक में हम उनके फ़ैसलों के साथ खड़े। और जाम साहब के लिए दुआएं भी हैं, लेकिन आने वाला जो भी है उसके लिए दुआएं हैं, और इंशाल्लाह जो भी फ़ैसला बलूचिस्तान की आवाम करेगी और वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे, मरकजी हुकूमत अपना भरपूर कोशिश करेगी कि हमारा, लेकिन मरकजी हुकूमत इन हालात को सुधारने में, इन हालात को काबू करने में नाकाम क्यों रही? बड़ी उम्मीदें थी जाम कमाल साहब को आप लोगों से। देखें, उम्मीदें उनकी होनी चाहिए, हमारे भाई भी हैं और हमेशा आइंदा भी उनके साथ ताउन रहेगा। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो बलूचिस्तान के, एक तरह से आप एक पार्लिमान के, उनके जो पार्लिमान है, उनके जो सूबाई असम्बली है, उसका एक इंटरनल मैटर समझ लें, या उनकी हमारी जो एल आई उनकी जमात के कुछ अंदर के इश्यूज़ में तो हम कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम तो उतनी उनको रिस्पेक्ट देंगे जो उनका ड्यू है। और इसमें मैं तो अप्रिशिएट करूँगा जो किरदार अभी भी अदा किया है, एक पॉजिटिव किरदार अदा किया है हमारे चेयरमैन सेनेट ने, सादिक संजरानी साहब। बड़े मामलात को समझने वाले और मामलात को जो है उसको रोल को निभाने वाले आदमी हैं, वो प्रेशर में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि वो उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया है। शायद जाम साहब के लिए अल्लाह ने इतना ही लिखा था, फ़िलहाल आइंदा भी अल्लाह उनको इज्जतें देगा। लेकिन मैं दोबारा ये बात करूंगा कि हमारी एलाई जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो अंदर अपना फैसला करेगी हम उनके फैसले के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, अवाम में जितनी बेचैनी है, पीडीएम लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है। आपको पता है इस वक्त हालात क्या है महंगाई को लेकर,
क्या ये तब्दीली, ऐसी तब्दीली आपको नहीं लगता पंजाब में भी आ सकती है? अपने अंदर से ये आवाज़ें अगर उठना शुरू हो गई, आप लोगों को इत्तेहादी भी अब आप लोगों से गिले कर रहे हैं, काफ लीग भी गिले कर रही है, MQM भी गिले कर रही है, तो ऐसी कोई तब्दीली पंजाब में हो सकती है? नहीं, मैं फिलहाल कोई ऐसी कुछ चीज़ नहीं देख रहा। गिले की जो आपने बात की है वो मैं था उस प्रोग्राम में जो कामिल अली आगा साहब ने और जी खालिद मकबूल भाई ने बात की है शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में। मैं उसी प्रोग्राम में मैं भी था जी। बाद में मेरे से भी शाहजेब साहब ने राय ली। देखें, एलाइज जब हुकूमत होती है, आपकी अपनी जमात के अंदर बातें होती हैं, गिले होते हैं, एलाई तो फिर दूसरी जमात होती है, गिले भी होते हैं, बात भी होती है, लेकिन उन्होंने उनकी कमिटमेंट है एंड वी हैव फुल ट्रस्ट इन देम कि 2023 तक हमारा साथ है। बल्कि मेरी तो ये भी दुआ है कि पाकिस्तान के मफाद के लिए 23 के बाद भी हमारा इनके साथ एक राब्ता रहे और हम वो बात चलें, ठीक है, एलाई आपके साथ रहेंगे, लेकिन जिस तरह बाप पार्टी के अंदर के अपने ही लोगों ने जाम कमाल के खिलाफ तहरीक चलाई, ऐसा कुछ पंजाब में भी हो सकता है? देखें, अभी क़ब्ल वक्त है ऐसी कोई बात करना। अभी तो उस कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। बुज़दार साहब शुरू में अगर कोई बात थी भी, अभी तो उन्होंने बड़ा मामलात पे कंट्रोल भी कर लिया है और वो अब कोशिश कर रहे हैं कि मामलात बेहतर से बेहतर की तरफ जाएं। चैलेंजेस पंजाब में बेशुमार हैं, बहुत सी इशूज़ पे शायद हम भी मुतमईन ना हो, लेकिन देखें अगर हम मुतमईन हो गए तो फिर लड़ाई या मेहनत या जदोजहद काहे की, किस चीज़ की? मुतमईन तो होना नहीं है। देखें, मैं समझता हूँ 2023 तक पंजाब में तो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का फ़ैसला है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वही होगा। और 2023 के बाद व्हाट वी आर होपफुल इज़ कि, क्योंकि देखें मैं ये बात एक शऊर की रोशनी में करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में वज़ीर-ए-आज़म साहब इस वक्त मुल्क में इसलिए नहीं कि मेरी जमात के लीडर हैं, इस वक्त मुल्क में वाहिद कौमी लीडर के तौर पे रह गए हैं। एक ज़माने में बेनज़ीर साहबा थी या मियाँ साहब का चांस था, लेकिन वो सिर्फ सेंट्रल पंजाब की तरफ, अपर पंजाब की तरफ महदूद होकर रह गए। इस वक्त बिलावल साहब ने बड़ी मंजिलें तय करनी है। मरियम बीबी खुद डिसक्वालीफाइड हैं। शहबाज साहब उस लेवल के, वो सूबाई लीडर अच्छे हो सकते हैं, नेशनल लेवल के कौमी लीडर शहबाज साहब का अभी तक वो स्टैचर नहीं है। बदकिस्मती से मैं रिजर्वेशन की बात होता है लीडर इन वेटिंग। देखिए, मैं कोई ऐसी पेशन गोइयों वाला बंदा नहीं हूँ। उम्मीद पे जो है मैं बात करता हूँ अल्लाह से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त लीडर आपके पास कौमी एक गिले बेशुमार हो सकते हैं। महंगाई पे लोगों को परेशानी है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि लीडर इमरान खान ही है, क्योंकि शहबाज साहब इस वक्त पंजाब के एक वज़ीर आला के तौर पे तो आप सोच सकते हैं, जिन लोगों ने आप लोगों को वोट दिए यकीन करें वही लोग कहते हैं कि 2023 में तहरीक इंसाफ को वोट दे के दोबारा वो गलती नहीं करनी जो महंगाई की वजह से काम बंदे का हाल हो चुका है। पेट्रोल की घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। इसका फैसला कहीं नहीं होना, इसका फैसला 7वें आसमान पे होना है कि 2023 में पाकिस्तान जो दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है उसका वज़ीर आज़म कौन होगा। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से अल्लाह ने बड़े काम लेने हैं और उनको पाकिस्तान की जो एक बीच मंझधार कश्ती जो है उसके लिए, उसको रास्ते पे लगाने के लिए अल्लाह ने भेजा है, क्योंकि वो आदमी सियासत का आदमी नहीं था, उसको ज़ात के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जो है चैलेंजेस बेशुमार हैं, लेकिन उतना ही बड़ा और बुलंद हौसला भी है हमारा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, पीडीएम के जलसे जुलूसों से, लॉन्ग मार्च से या धरने की कॉल से कोई खौफ है? हुकूमत कोई ख़तरा महसूस करती है? क्योंकि ये टाइम है जब लोग भी मोबिलाइज हो सकते हैं, अवाम में गुस्सा है महंगाई की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से, बड़े इश्यूज़ हैं एक आम आदमी के। कोई ख़तरा हो सकता है आप लोगों को? ख़तरा या परेशानी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये लोग थोड़ा और भी एक्टिव हों, क्योंकि जब अपोजिशन एक्टिव होती है तो हम लोग भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे और पुश करते हैं। देखें, काइट्स ऑलवेज फ्लाई अगेंस्ट द विंड। तुम ये बात ये मुखालिफ से ना घबराए, औकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, थोड़ा और जोर लगाएं बिलावल साहब, थोड़ा इत्तेहाद भी पैदा करें ना, थोड़ा हमें प्रेशर में रखने के लिए। आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, शहबाज साहब आप और मरियम बीबी आपस में लड़ना, आप लोग मिलके फिर बिलावल भाई को बाहर निकाल देते हैं। थोड़ा तगड़े हों ताकि हमें चैलेंज दें। देखिए, मैं तकब्बुर की अल्लाह हमें बचाए, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान को तबाह करने वाली जमातें हैं, जिनको बचाना था, जिन्होंने पाकिस्तान को करप्शन की दलदल में फेंका, जिनको अवाम ने रिजेक्ट करके बाहर फेंका है, ठीक है, हमें अपने चैलेंजेस से मुकाबला करना है। अल्लाह ने जो हमारे जिम्मे किया है, ये लोग जो हैं ये आपस में तो पहले इत्तेहाद पैदा करें। कभी कहते हैं तहरीक है, कभी कहते हैं नहीं है, कभी आपस में लड़ाई। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमान अमूर अली मोहम्मद मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये जीत कम और बदला ज़्यादा महसूस होता है और एक खेल की जगह मैदान जंग जैसा कल मंजर था। कल दुबई में होने वाले वर्ल्ड कप के मैच में जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने टीम इंडिया को बच्चों की तरह हराया, वहीं मैच के बाद एक दफ़ा फिर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत का असल चेहरा भी कल बेनकाब हुआ। दोनों ओपनर्स ऐसी दीवार साबित हुए जो भारत के 11 खिलाड़ियों से भी ना टूटी और दोनों जीत के साथ नॉट आउट वापस आए। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद जहां भारतीय शहरियों को टीवी तोड़ता देखा जा सकता है, वहीं तंग नज़र भारतीय शहरियों की तरफ से भारतीय पंजाब में ज़ेरे तालीम कश्मीरी मुसलमान तालिब इल्मों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके हॉस्टल्स के कमरों को तोड़ा गया, तोड़ फोड़ की गई, तंग किया गया, मारा पीटा गया। जबकि सोशल मीडिया पर भी भारतीय सार्फिन न सिर्फ अपनी टीम पर खूब गरजते बरसते नज़र आ रहे हैं, बल्कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने टीम की शिकस्त का सारा मलबा वाहिद मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी पर डाल दिया, जिसके बाद मोहम्मद शामी को न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम से निकालने के मुतालबात किए जाते रहे, बल्कि उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात भी अपने ही खिलाड़ी पर वो लोग लगा रहे हैं। यूँ खुद को इंसानी हुकूक का चैम्पियन कहलाने वाला भारत एक बार फिर से कल हमने देखा कि किस बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। जबकि माजी में भी देखा जा सकता है कि भारत ने जहाँ पर हर महाज पर पाकिस्तान के साथ तंग नज़री और तासुब का मुजाहरा किया, वहीं खेल के मैदान में भी भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे ही ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए हमेशा साजिशों का सिलसिला जारी रखा। हमने हालिया देखा कि न्यूजीलैंड टीम की पुरस्कार वापसी के मामले पर भी भारत का ही किरदार सामने आता है। वो थ्रेट ईमेल्स भारतीय शहर मुंबई से भेजी गई थीं, जिसमें VPN का इस्तेमाल करते हुए सिंगापुर की लोकेशंस दिखाई गई थी, जबकि इस वक्त भी बिग 3 की इजारादारी में भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसका मकसद न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को माली नुकसान पहुंचाना है, बल्कि पाकिस्तान को गैर महफूज करार देकर यहाँ क्रिकेट को ख़त्म करना था। नाज़रीन, इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपका। सबसे पहले तो मुबारकबाद, पूरी कौम को मुबारकबाद, सबको मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने 10 विकेटों से भारत को शिकस्त दी, कल बड़ी ज़बरदस्त जीती। क्या यही जीत ये सब एक्सपेक्टेड था? देखिए शादिया, जब ये मैच पाकिस्तान और भारत का शुरू होने जा रहा था तो उससे पहले लोगों के दिलों में बड़े वसवसे, बड़े खदशात थे कि क्या भारत अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाएगा और क्या पाकिस्तान इस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब होगा या नहीं। लेकिन कल जिस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पेश की, दुनिया भर में उसकी बड़ी तारीफ की जा रही है, उसे सराहा जा रहा है, क्योंकि इवन कि इंडियन क्रिकेटर्स तारीफ करने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, बिल्कुल, तारीफ पे तो मजबूर हुए इंडियन क्रिकेटर। लेकिन आप देखें, हिंदू इंतहा पसंद जो है वो मोहम्मद शामी को पाकिस्तानी एजेंट कह रहे हैं कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की, तो ये तो उनका नज़रिया है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई और पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी वो यकीनन एक ऐसी यादगार तारीखी परफॉर्मेंस है। 18 जून 2017 के बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी का हम फाइनल ओवर लंदन में जीते, पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस उसी तरह की परफॉर्मेंस थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस थी। भारत को 10 विकेटों से हराना, और वो भी पाकिस्तान ने पहली मर्तबा किसी T20 में भारत जैसी टीम को हराया, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। और पहला मैच इस तरीके से इंडिया के खिलाफ जीतना, मुझे लगता है कि इससे नफसियाती तौर पर टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है और बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी आइंदा आने वाले मैचेस में। बिल्कुल शादिया, आप देखें वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि चार्टर्ड प्लेन लेकर आए थे अक्षय कुमार और उसके अलावा दीगर लोग, उनके जो BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह और बेशुमार लोग आए हुए थे। वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि भारत जीतेगा और हम उसकी जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन लगता यही है कि वो जीत का जश्न मनाने के बजाय जीत का गम भुलाने के लिए शायद वापस चले जाएं या एक आध मैच और देखें। लेकिन पाकिस्तान भारत के मैच की बात ही और है, और मैं समझता हूँ हैट्स ऑफ टू दीस पाकिस्तानी यंग क्रिकेटर। तो कोई शक नहीं है, जाहिर है टीम वर्क है, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। लेकिन रिसेंटली जो टीम मैनेजमेंट भी बदली, चेयरमैन PCB जो रमीज़ राजा साहब जिनको नॉमिनेट किया गया जो अब हैं, क्या ये उनकी भी ज़ाहिर है पॉलिसीज़ और आपको लगता है उन तब्दीलियों का भी नतीजा है? देखें, ये तब्दीलियां तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज की सूरत में हुई, क्योंकि जब रमीज़ राजा का अनाउंसमेंट हुआ और
13 सितंबर को वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का उन्होंने ओहदा संभाला, तो उसी दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच अब वकार यूनुस ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया था, लेकिन उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था। तो मेरे ख्याल में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई। सकलैन मुश्ताक को आर्जी तौर पर जो है पाकिस्तानी टीम का हेड कोच मुकर्रर किया गया और इसी तरीके से वर्नन फिलेंडर और मैथ्यू हेडन को लाया गया एज कंसल्टेंट। तो मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई, क्योंकि मिसबाह और वकार के दौर में गुज़िश्ता 1.5 बरस में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है, हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए, हम साउथ अफ्रीका में एक मैच हार गए जबकि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, और इंग्लैंड में हम किस तरीके से हारे एक ऐसी टीम से जो कोविड में चली गई, तो पूरी नई टीम आई और उस टीम से हम हार गए। तो मैं समझता हूँ उनकी कारकर्दगी खुद भी इतनी अच्छी नहीं थी और जिसकी वजह से उन्हें खुद छोड़ना पड़ा, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई। बिल्कुल। अगर दोनों टीमों की आप एक्सपीरियंस की बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम में बड़े सीनियर प्लेयर जो थे ज़ाहिर खेल रहे थे, तो आपको लगता है कि 152 का जो टारगेट था ये इतना आसान नहीं था इतने ज़्यादा तजर्बाकार जो सीनियर क्रिकेटर्स के होते हुए पाकिस्तानी टीम के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है बड़ी तगड़ी है। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा एक तवील अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह उनकी बॉलिंग लाइनअप थी, तवक्को की जा रही थी कि वो 151 पर पाकिस्तान को टफ फाइट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वन साइडेड ये अफेयर हुआ और जिस तरह की बैटिंग की बाबर आजम जो थे वो हेड डाउन करके खेल रहे थे, वो सिंगल्स डबल्स पे कंसंट्रेट कर रहे थे और मोहम्मद रिजवान जो थे अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेल रहे थे, जिसकी वजह से वो प्रेशर डाल रहे थे बॉलर पर, एक आध चौका लगाते थे। तो इन दोनों की बैटिंग की वजह से बिल्कुल भारतीय टीम ऑन द बैक फुट चली गई, जिसका पाकिस्तान को एडवांटेज हुआ और पाकिस्तान ने तारीख रकम की। नेक्स्ट मैचेस के लिए आप क्या समझते हैं, इसी स्ट्रैटेजी के साथ उतरने की जरूरत है या कि खास स्ट्रैटेजी जज्बा सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम की वजह से नजर आया कल हमें? शाजिया हमें जीत का जश्न मनाने के साथ साथ आइंदा आने वाले मैचों पर भी तवज्जो देनी चाहिए, किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारे ग्रुप में न्यूजीलैंड की एक मजबूत टीम है, हमारे ग्रुप में अफगानिस्तान की एक मजबूत टीम है जिसने 190 रन बनाए स्कॉटलैंड के खिलाफ, उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है। तो बजाय इसके कि हम इन चीज़ों पर तवज्जो दें, अभी हम एक मैच जीते, अभी हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो हमें इसको फिनिश करना है 14 नवंबर तक जाकर। तो मेरे ख्याल में हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हमें परफॉर्मेंस देनी चाहिए और हर मैच को भारत से ज़्यादा बेहतर अंदाज से खेलना चाहिए। शाहीन आफरीदी की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त रही कल, इंडियन बल्लेबाज ठहरी नहीं शाहीन शाह आफरीदी। आपको क्या लगता है कि वो अगले मैचेस में भी इनकी ये परफॉर्मेंस जो है ना वो बड़ी मददगार साबित होगी, एक जो कॉन्फिडेंस है वो इसी तरह चलेगा आगे? ये बिल्कुल शाहीन शाह आफरीदी ने मोहम्मद आमिर की कमी महसूस नहीं होने दी शाजिया। और वो जो लोग कह रहे थे कि मोहम्मद आमिर की कमी शाहीन शाह आफरीदी ने महसूस नहीं होने दी, लोग कह रहे थे कि शायद शाहीन शाह आफरीदी उस तरह परफॉर्म ना करे, मुसलसल क्रिकेट खेलते चले आ रहे, लेकिन उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी परफॉर्मेंस। कल जो 2 विकेटें उन्होंने इन स्विंगर पर ली इब्तिदा में, उससे ये साबित हुआ है कि वो पाकिस्तान के लिए जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान को एक बड़ा उम्दा लेफ्ट आर्म बॉलर, फास्ट बॉलर जो है वो मिल चुका है और मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह आफरीदी एक हीरो की हैसियत से सामने आए, क्योंकि भारत के खिलाफ मैच में जो खिलाड़ी भी परफॉर्मेंस देता है, जैसे 18 जून 2017 को फखर जमान ने सेंचुरी बनाई और हीरो बन गए, इसी तरीके से शाहीन शाह आफरीदी ने जो बॉलिंग की, मैन ऑफ द मैच हुए, वो भी अब पाकिस्तान के आइंदा आने वाले वक्त में मतलब कि आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में पाकिस्तानी टीम का और जो ममालिक की टीम से मुकाबला होगा, नफसियाती तौर पर हम ज्यादा ऊपर हैं, स्ट्रांग हैं? बिल्कुल, हमारा मोरल जो है वो स्काई हाई होगा और यकीनी तौर पर हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज होगा कि हम पहला मैच भारत के खिलाफ जीते, तो आइंदा आने वाले मैचेस में हमारा मोरल बहुत हाई होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नाजरीन कामरान अकमल, टेस्ट क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी कौम को, आपको सबको मुबारकबाद, जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान कल जीता है भारत के ख़िलाफ़। बाकी मैचेस के लिए कितना ज़बरदस्त है ये और कितना पाकिस्तानी टीम के लिए फ़ायदेमंद होगी इस सिचुएशन के? मॉरली भी पाकिस्तानी टीम बड़ा स्ट्रांग हुई है कल के मैच की जीत में। जी बिल्कुल, मुबारकबाद तो बनती है, पूरी टीम को मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। इतनी बड़ी खुशी है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। मोमेंटम बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला पाकिस्तान टीम को।
तो मेरे ख्याल से आने वाले मैचेस भी ऐसे ही हैं और हर मैच को ही सोचना पड़ेगा उसके मुताबिक। लेकिन इंडियन टीम के खिलाफ जब उतरते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, तो ये ज्यादा नफसियाती दबाव नहीं होता? एक पूरी कौम की नजरें लगी हुई होती हैं आप लोगों पर, पता नहीं एक जंग का सा मैदान, वो एक समा सा होता है, तो ये कितना बड़ा प्रेशर होता है कि इंडियन टीम के साथ जो हम लोगों ने खेले हैं तो बाकी जीते ना जीते ये जरूर जीतना है हमने, कितना बड़ा प्रेशर होता है? नहीं, ठीक ठाक बड़ा प्रेशर होता है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया का दुनिया में अगर मैच देखा जाए तो बड़ा जबरदस्त होता है, ठीक ठाक। मैंने कहा ना प्रेशर, और फिर इंडिया के खिलाफ जब वो फिर वर्ल्ड कप का मैच हो, कभी जीते ना हो। क्रिकेट हिस्ट्री में वर्ल्ड कप के मैचेस 12 मैचेस खेले हैं और यही डर लग रहा था कि 13 और हमारे यंग क्रिकेटर्स थे, विराट कोहली जैसे जबरदस्त उनके एक्सपीरियंस प्लेयर थे कल। जी बिल्कुल, हमारे प्लेयर्स बड़े जबरदस्त थे और देखिए मेन मकसद था मैच जीतना, मोमेंटम अच्छा मिले और मेरे ख्याल से इंडियन टीम के खिलाफ खेलना, फिर मोमेंटम ऐसा मिलना, जीत मिलनी बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान टीम के लिए और बड़ी खुशी। T20 में 152 का कितना ये जो चेजेबल था, ये इतना आसान होता है T20 में ये टारगेट अचीव करना? जी बिल्कुल चेजेबल था। 150 पे अगर इंडियन टीम आउट हो रही है तो इट्स मीन के पाकिस्तान के पास चांसेस है जीतने के। ऐसी बैटिंग लाइनअप को 150 से ज्यादा करने नहीं दिए। फुल क्रेडिट जाता है बॉलिंग लाइनअप को, शाहीन को, जैसे उसने फर्स्ट ओवर में जैसे आउट किए हैं। हाँ। वो अनबिलीवेबल बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि एक खिलाड़ी अगर एक मैच में बड़ी अच्छी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है तो अगले मैच में वो नहीं दे पाता, तो शाहीन शाह अफरीदी की ये परफॉर्मेंस अगले मैचेस में नजर आएगी? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, क्यों नहीं है, सब प्रोफेशनल है और मेरे ख्याल से ये मैच भूल के सिर्फ मैच कल के मैच की तरफ देखना चाहिए। बड़ी प्रोफेशनल टीम है न्यूजीलैंड की, गेम प्लान अच्छा होगा तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इसी प्लानिंग के साथ खेलने की जरूरत है या कुछ तब्दीली होनी चाहिए? नहीं, सेम प्लान, तब्दीली तो नहीं हो सकती क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस हाई है और शारजा में मैच है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यूजीलैंड से अगर जीत गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकेगा ट्रॉफी लिफ्ट करने से। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकबल साहब में थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।